तो कुछ समय पहले की बात है कि स्लीपी की टीम गई थी ओल्ड राजेंद्र नगर एक छोटा सा सर्वे वहां पर कंडक्ट करने के लिए कि क्या जो नए एस्पिरेंट्स हैं, क्या उनकी विचारधारा है, जो अपना एक नया करियर पाथ यहां पर शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक प्रिपरेशन जर्नी को शुरुआत करना चाह रहे हैं, किस तरीके से उनकी मेंटालिटी है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो एक बड़ी कॉमन सी चीज हमने नोटिस की कि बहुत इजीली उनके पास 1 से 1.5 लाख रुपए अवेलेबल हैं, जिसके चलते वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वहां पर एनरोल होना जा रहे हैं। बट हमारा यहाँ पर स्लीपी क्लासेस में कुछ अलग विचारधारा को मानते हुए हम अलग तरीके से थोड़ा फंक्शन करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये मानना है कि पैसा जो कमाया जा रहा है बहुत ही मेहनत के साथ कमाया जा रहा है और उसी तरीके से, उसी सस्टेनेबल तरीके से उसको वहां पर खर्च भी करना चाहिए। तो उसी के लिए स्लीपी क्लासेस ने 2023 के कोर्सेज यहाँ पर शुरुआत की हैं, जिसमें जो आपका जीएस कोर्सेज, जो कि बहुत ही एक बेसिक कोर्स जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर एक सब्जेक्ट कवर किया गया है, नंबर ऑफ आपके रेफरेंसेज वहां पर मेंशन किए गए हैं, आपकी अलग अलग टेक्स्ट बुक से कंटेंट वहां पर कंपाइल किया गया है, जिसकी कीमत मात्र 12,000 से शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि हाँ जी आप बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो लेटर ऑन आप उसको आंसर वैल्यूएशन भी देख सकते हैं वहां पर। फिर अगर आपको लगता है आपको मेंटरशिप की भी जरूरत है, तो वो सभी ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल रखी हैं। तो सभी डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल है, आप डेफिनेटली से चेकआउट कीजिए। और साथ के साथ जो हमारा एक नया इनिशिएटिव यहां पर शुरू हुआ है कि किस तरीके से हम करंट अफेयर्स को और बेहतर बना सकते हैं, तो करंट अफेयर्स का हमने अलग से कोर्स यहां पर लॉन्च किया है 2023 के लिए, जिसमें डेली बेसिस पर आपके लेक्चर्स वहां पर अपलोड होंगे, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, मंथली कंपाइलेशंस भी मिलेंगी। और ये जो प्रिपरेशन रहेगी करंट अफेयर्स की, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं रहेगी। हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर है कि एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम में आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही यहां पर आते हैं। तो उसी आधार पर करंट अफेयर्स की कवरेज भी वैसी रहेगी कि हर एक टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली वहां पर कवर किया जाएगा। अगर कोई ऐसा पीवाईक्यू है जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली हम उसकी भी डिस्कशन वहां पर करेंगे। तो ये तो थी बात बेसिक सी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी जरूरी है कि स्लीपी क्लासेस किस तरीके से आपके लिए यहां पर कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, आज का इकोनॉमी का प्रीमिक्स। तो 9 जून 2022, अब 2023 का टारगेट हम यहां पर रख रहे हैं। पहला आपका प्रीमिक्स है 2023 के लिए इको का। अब देखिए आने वाली जो हमारी जर्नी रहने वाली है, अराउंड हम 50 टाइम्स यहां पर मिलेंगे, 50 तक ऐसे हमारे सेशंस होंगे इको के ही स्पेसिफिकली, जिसमें हम आपस में इंटरैक्ट करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि अराउंड अगर हम 200 क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आपके प्रीमिक्स से जो आप नॉलेज गेन करें, एग्जाम हॉल में जब आप एंटर करें, अपनी बुकलेट वहां पर देखें, तो उसके अंदर एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे रहें कि वो चीजें आपने प्रीमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ी हो, चाहे वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हो या उसके अलावा जो हम यहां पर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही रखते हुए इस पूरी जर्नी को, इस पूरे इनिशिएटिव को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मान के आपको यहां पर चलना है। जैसे कि अगर हम बात करें जो आपका G20 कॉमन फ्रेमवर्क का जो क्वेश्चन था, वो हमने DSSI का जब इनिशिएटिव वहां पर डिस्कस किया था प्रीमिक्स में, तब उसे हमने थॉरली वहां पर डिस्कस किया था। तो ऐसे भी काफी सारे वहां पर क्वेश्चंस थे जो कि हमने प्रीलिम्स 2022 में देखे कि किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने प्रीमिक्स में कहीं ना कहीं उसके बारे में जिक्र जरूर किया है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो वही सोच रखते हुए, वही ऑब्जेक्टिव्स रखते हुए एक नई शुरुआत यहां पर करेंगे 2023 का टारगेट रखते हुए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आपको पता ही है क्या हमारी ड्रिल क्या रहती है कि पहले हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे, एक बार आप उन सभी क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके आराम से अपने क्वेश्चंस वहां पे मार्क करेंगे, फिर उन्हें हम रैपिडली वहां पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं आपके आज कि पहली कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडिया की शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है। तो 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं और उसी के चलते आप अपना करेक्ट आंसर यहां पर मार्क करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपसे बात की गई है। तो हमने प्रीलिम्स 2000 या अगर हम बात करें कि 17-18 के ऑनवर्ड्स ही जो हम ट्रेंड एक नोटिस कर रहे हैं कि यूपीएससी बेसिक कॉन्सेप्ट तो वहां पर पूछ ही रहा है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऐसे आ रहे हैं बॉडी से रिलेटेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो उसमें बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी वहां पर पूछ रहा है, तो उस पर भी हमें यहां पर ध्यान देना है। तो उसी तरीके से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से 2 सिंपल सी स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। फिर वही बात करें थर्ड क्वेश्चन के बारे में। अब जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स IMF का जो ये टूल है, अब इसके बारे में रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी काफी कवरेज वहां पर रही है, आपने जरूर सुना होगा कि कुछ कुछ चेंजेस यहां पर किए गए हैं इसकी बास्केट में। तो उसी के चलते 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं और उसी के आधार पर आप अपनी करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क करेंगे। फिर वहीं
फोर्थ जो क्वेश्चन है, डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अब ये जो टर्म है ये भी आपकी पिछले 1 से 2 हफ्ते में करंट अफेयर में वहां पर सामने आई थी। तो अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इस टर्म को बेस्ट तरीके से यहां पर डिस्क्राइब कर रही है। फिर बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की ओर, डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, कि जो अभी हम ऑल टाइम लो यहां पर विटनेस कर रहे हैं। अगर आपने आज की न्यूज पढ़ी तो आज हमने एक और ऑल टाइम लो यहां पर विटनेस किया है। अब उसी के आधार पर आपको बताना है कि कौन कौन से इनमें से फैक्टर्स जो यहां पर लिखे गए हैं, कौन कौन से यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इजीली हम यहां पर आंसर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा बहुत समझेंगे, और जो फैक्चुअल नॉलेज है वो तो डेफिनेटली आप अपने नोट्स में कंपाइल कर ही सकते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब इन क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप में से सभी नहीं वीडियो पॉज करके आराम से हर एक क्वेश्चन को वहां पर मार्क कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो डेफिनेटली एक बार सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, अपना आंसर्स वहां पर मार्क कीजिए, तभी इस जो हम ये इनिशिएटिव है तभी हम इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रूटफुल रिजल्ट यहां पर निकाल पाएंगे। कि पहले आप देखिए कि आप अपने लेवल पर कितने क्वेश्चंस को वहां पर आंसर कर पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड यहां पर पूछा गया था। अब कंटेक्स्ट अगर मैं बताऊं क्यों हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, कि रिसेंटली ही इसके एक्सपोर्ट से रिलेटेड सरकार ने कुछ चेंजेस लाए हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने सोचा थोड़ा उसको अच्छे तरीके से शुगर इंडस्ट्री को ही यहां पर डिस्कस कर ली जाए। 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि लाइक वीट, जैसे वीट का वहां पर एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया है, वैसे ही शुगर का भी एक्सपोर्ट वहां पर बैन कर दिया गया है। सेकेंड में कह रहे हैं कि सिंस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2018 हमारा जो देश है वो एक शुगर सरप्लस प्रोडक्शन यहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं, कि हमारी जो प्रोडक्शन लेवल है और जो हमारी कंजम्पशन लेवल, जो हमारी डिमांड लेवल है, उससे ज्यादा की प्रोडक्शन यहां पर हम देख रहे हैं। थर्ड में जो बात हो रही है शुगर मिल्स के बारे में, कि वो शुगर केन खरीदते हैं, दे आर मैंडेटरी टू परचेज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स विद इन अ स्पेसिफाइड रेडियस, जिसे हम केन रिजर्वेशन एरिया वहां पर कहते हैं। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। करेक्ट ऑप्शन आई होप आपने यहां पर मार्क कर ली हो। आपको बताना था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक ऐसी है जो कि आपकी इनकरेक्ट है, और फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव। अगर आपको लग रहा है कि ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं तो आप डी ऑप्शन भी यहां पर मार्क कर सकते थे। तो बेसिकली यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है। यहां पर बैन नहीं लगाया गया है, इसे रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है। इस पर कंडीशंस वहां पर लगाई गई है कि हाँ जी एक्सपोर्ट तो होगा, बट हम अपनी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहां पर इंपोज करेंगे, जिसके चलते शुगर का एक्सपोर्ट अब थोड़ा बहुत कम होता हुआ हम यहां पर विटनेस करेंगे। उसके अलावा जो दोनों स्टेटमेंट्स थी बिल्कुल करेक्ट थी। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, जो हमारी सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें शुगर केन या जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करती है। लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया आपकी शुगर का, उसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का इन द वर्ल्ड। अब डेफिनेटली उसके चलते हमने चीजें विटनेस भी की कि हम यहां पर पिछले कुछ सालों से एक शुगर सरप्लस नेशन है, कि जो हमारी प्रोडक्शन यहां पर जो हो रही है वो हमारी डिमांड से बहुत ज्यादा हो रही है, और उसी के चलते ये जो एक्सपोर्ट था बहुत ज्यादा हम यहां पर कर भी पा रहे थे। अब आपके ध्यान में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इतने ही अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट्स हो रहे थे तो रोकने की क्या जरूरत वहां पर आई। ठीक है जी। उसके अलावा जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, एफआरपी के आधार पर इसका रेट वहां पर डिसाइड किया जाता है, और उसके अलावा आपके जो स्टेट्स हैं वो भी एडिशनल अनाउंसमेंट्स कुछ कर सकते हैं एट द लेवल हायर देन द एफआरपी, कि हाँ जी हम इतना प्राइस वहां पर कोट करते हैं। इस तरीके से वहां पर शुगर केन की प्रोडक्शन की जा सकती है, सॉरी प्रोक्योरमेंट वहां पर की जा सकती है। उसके अलावा जो केन रिजर्वेशन एरिया था, जी हाँ बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि शुगर मिल्स को यह कहा गया है बिल्कुल उस तरीके से जितने भी उनके रेडियस आसपास के जो जितने भी गांव रहेंगे या जितनी भी वहां पर प्रोडक्शन हो रही होगी, सिर्फ वहीं से ही वो अपनी शुगर केन को बेसिकली प्रोक्योर करेंगे। तो ये तो रही बेसिक सी स्टैटिक इंफॉर्मेशन शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड। फिर जो हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट के बारे में, अब यहां जो एक्सपोर्ट की बात मेजर जो सामने आती है वो ये है कि जैसे वीट पर बैन लगाया गया है, वैसे शुगर के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगा है। शुगर के एक्सपोर्ट को हमने यहां पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। जो पहले ये आपका ओपन कैटेगरी में था, मतलब किसी प्रकार की सरकारी इंटरवेंशन इसमें नहीं थी कि हाँ जी जितना उनके पास एक्सपोर्टर्स के पास अगर अवेलेबल है स्टॉक उस प्रकार से उसे एक्सपोर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में एक बेहतर प्राइस उन्हें मिलने की ज्यादा संभावना है। बट अब यहां सरकार ने कहा है इसे अब हम रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल रहे हैं, अर्थात अगर शुगर का वहां पर एक्सपोर्ट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक परमिशन मिलेगी डायरेक्टर ऑफ शुगर जो कि या फिर जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आएंगे, जो आपकी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। तो इनके आधार पर ही यहां पर जब परमिशन मिलेगी उसी के हिसाब से वहां पर उस शुगर को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब रीजंस की बात करते हैं। अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन यहां पर चल रही है, ठीक है जी, नंबर ऑफ कमोडिटीज है, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, इन सभी में हम देख रहे हैं कि जो आपकी इंटरनेशनल ग्लोबल सप्लाई चेन है डिसरप्ट हो चुकी है ड्यू टू सो मेनी रीजंस।
सबसे पहली बात कि हाँ जी वहां पर जो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो शिपिंग कॉस्ट वहां पर पड़ती है वो यहां पर इंक्रीज होगी, क्योंकि उतने उस लेवल के कंटेनर्स अब अवेलेबल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे नहीं हो पा रही है, ठीक है जी। उसके अलावा जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर वहां पर चल रहा है, जिसकी वजह से अराउंड द ग्लोब आपकी डिस्ट्रप्शन हम वहां पर विटनेस कर रहे हैं। तो ये मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से हम इन्फ्लेशन इंडिया में यहां पर देख रहे हैं। सीपीआई आपका ऑल टाइम हाई यहां पर चढ़ता हुआ हम देख रहे हैं पिछले अगर कुछ सालों में उसे कंपेयर करें। तो उसी के आधार पर सरकार ने क्या कहा कि हम नहीं चाहते कि शुगर में भी ऐसी संभावना है, ठीक है जी। तो लो स्टॉक्स यहां पर एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सीजन। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो शुगर का सीजन है कौन से महीने से कौन से महीने तक वहां पर रहता है, ठीक है जी। तो ये एक जो एक्सरसाइज रहेगी इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना ही बेहतर हमारे लिए रहेगा। तो जो भी चीज अगर हम यहां पर बात करें कि हाँ जी कमेंट बॉक्स में बताना है तो डेफिनेटली उसे अपने पॉइंट्स में नोट कर लीजिए। जैसे लेक्चर फिनिश हो जाएगा कमेंट बॉक्स में अपने सारे आंसर्स वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। साथ के साथ आपको पता भी लगेगा अगर आपका क्वेश्चन जो आपने आंसर किया है कि अगर वो गलत है, बाकी एस्पिरेंट्स उसे कैसे वहां पर आंसर कर पा रहे हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट सीजन से लो स्टॉक्स एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सीजन, वहां पर इतनी प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि इस प्रकार से हमारे स्टॉक्स उतने नहीं हो सकते जैसे कि हम पहले वहां पर प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो किसी भी प्रकार के सप्लाई कंस्ट्रेंट्स वहां नहीं आए फॉर अराउंड 3 मंथ्स लेटर देन दैट। तो उसके लिए यहां पर कहा गया है कि जी हां अब रिस्ट्रिक्टिव तरीके से यहां पर शुगर का एक्सपोर्ट किया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है हम पहले उसे यहां पर पूरा करें। और जो प्रेजेंट कर्व्स लगाए गए हैं उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा यही है कि जो शुगर स्टॉक है उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन सरकार के पास रहे, उसके ऊपर टैब लगाया जा सके, ताकि जो अगर आपका जब नेक्स्ट सीजन वहां पर शुरुआत होगी तो उस दौरान उससे पहले किसी भी प्रकार की शॉर्टेज ना आए, ताकि जो बाकी कमोडिटीज में हम इन्फ्लेशन विटनेस कर रहे हैं तो शुगर भी एक ऐसी कमोडिटी ना बन जाए जिसमें फर्दर हम यहां पर इन्फ्लेशन विटनेस करें। तो ये बेसिक्स ऑब्जेक्टिव यहां पर रखते हुए सरकार द्वारा ये रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगाई गई हैं। फिर वहीं जो हम बात कर रहे थे सरप्लस नेशन के बारे में कि शुगर सरप्लस नेशन है, तो डेफिनेटली जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2018 का है उसके बाद से अगर आप देखें लेवल्स जो ग्रे मार्क्ड है, उसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो डिमांड से ज्यादा हमने यहां पर प्रोड्यूस किया है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया। जो ये फाइनेंशियल ईयर 18 वाली जो स्टेटमेंट थी आपकी कि हाँ जी हम शुगर सरप्लस नेशन है यहाँ पर, ये हमने पहले भी डिस्कस की है प्रीमिक्स में। तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्टली जज किया हो कि ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात हो रही थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते में ही आपका इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज आइटम वहां पर रही थी, सोचा इस बॉडी को ही थोड़ा बहुत यहां पर डिस्कस कर लें, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देख लें। तो 2 स्टेटमेंट्स थी। पहली बात स्टैट्यूटरी बॉडी है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और सेकंड में कह रहे थे इसमें आपके चेयरपर्सन रहते हैं और 6 मेंबर्स जो कि जो केंद्रीय सरकार है उनके द्वारा यहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। बताना था इन दोनों में से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो जनाब यहां आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्टली बताई गई हैं। तो क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी की स्थापना की गई थी, एस्टैब्लिशमेंट की गई थी इसके अक्टूबर 2003 में, और फुली फंक्शनल आपकी मई 2009 में बन गई थी। अब बेसिकली जो आपका मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था 1969 का, उसे यहां पर हटा दिया गया क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अब आप नाम से सोचें इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे जितना बिजनेस इकोसिस्टम है, जितना आपका इस तरीके से कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है, इनोवेशन इकोसिस्टम है, सभी में ही कॉम्पिटिशन लेवल एडिक्वेट रहे। ऐसा ना रहे कि कोई ऐसी मोनोपोली वहां पर क्रिएट हो जाए या इस तरीके से कोई आपके नए जाइंट्स वहां पर क्रिएट हो जाए कि जो बाकी एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए वहां पर कोई स्कोप ही ना रहे ग्रो होने का। तो उसी के चलते ये आपका जो एक्ट था इसे रिपील कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया बाय द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, जो कि राघवन कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर यह एक्ट वहां पर लागू किया गया। रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए कि एनफोर्स करना है कंपटीशन एक्ट आपका 2002 का इन ऑर्डर टू प्रमोट कंपटीशन, और प्रिवेंट करनी है एक्टिविटीज जिसका किसी भी तरीके से जो हमारा कंपटीशन का जो हम नेचर यहां पर चाहते हैं, जिस तरीके का प्रमोट करना चाहते हैं, अगर उसका किसी भी एक्टिविटीज की वजह से उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है तो उन्हें भी यहां पर प्रिवेंट करना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कि जितने भी ऐसे केसेस रहेंगे कि हाँ जी जैसे हमने जोमेटो स्विगी के केस में देखा था कि बहुत सारे ऐसी कंप्लेंट्स वहां पर आ रही थी कि इन लोगों ने अपनी हेजेमनी बना ली है फूड डिलीवरी सिस्टम में, कि जी बहुत ही ज्यादा हेवी डिस्काउंट्स वहां पर दिए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स भी उस तरीके से उनके साथ खुश नहीं है क्योंकि उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर अपनी डिजिटल रीच उन्हें वहां पर बढ़ानी है तो इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म्स का सहारा वहां पर लेना पड़ रहा है। तो ऐसे जो केसेस रहेंगे उनको ये इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, उनको पूरा अच्छे से जांच पड़ताल भी वहां पर करेंगे, देखेंगे अगर किसी प्रकार का ऐसी प्रैक्टिसेस की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट है या नहीं कमीशन के ऊपर, ठीक है जी, पूरे कॉम्पिटिशन के ऊपर। उसके अलावा आपके चेयरपर्सन इसमें
एक रहते हैं, 6 मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं जो कि आपकी केंद्रीय सरकार द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है जो कि मेंशन भी किया जा चुका है कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड, कि सभी के पास पूरी अपॉर्चुनिटीज रहे, एक तरीके का सस्टेनेबल कंपटीशन हम यहाँ पर एनकरेज कर सकें, फेयर कंपटीशन यहाँ पर एनकरेज कर सकें, जिसके चलते हम इनोवेशन के ऊपर भी काम करें, साथ के साथ नई से नई सीढ़ी वहां पर चढ़े। ऐसा ना रहे कि एक ही तरीके का प्रोडक्ट वहां पर मार्केट में चल रहा है क्योंकि और ऑप्शंस ही वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो उसका आपका इनोवेशन पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो उसी के लिए आपकी ये बॉडी यहां पर स्थापित की गई थी। अब बात आती है होमवर्क की। अब आपको होमवर्क क्या है, कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि जो 2002 का एक्ट था उसके बाद क्या कोई अमेंडमेंट आई थी? अगर आई थी तो बताइए कौन सा एक्ट था जिसके चलते वहां पर अमेंडमेंट रखी गई थी। आई होप आपको ये चीज पता हो, तो करेक्टली कमेंट बॉक्स में वहां पर मेंशन कीजिए। फिर बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट आपकी यहां करेक्ट थी। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं आपका जो एसडीआर है इट इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज, जिसमें आपकी डॉलर, येन, यूरो, पाउंड, युआन, ये 5 करेंसीज यहां पर आती हैं। अब बेसिकली अगर आप ध्यान रखें इस चीज का, पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आपसे यहां पर इंफॉर्मेशन पूछी गई है। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हाँ जी कौन सी करेंसी यहां पर रहेगी या कौन सी नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपके लिए दिक्कत भरी हो सकती है इस क्वेश्चन को आंसर करना, बट आई होप आपको पता हो। उसके अलावा रिसेंट जो चेंजेस किए गए हैं द वेटेज ऑफ द करेंसीज एसडीआर बास्केट में, उसकी वजह से, मतलब दैट लेड टू मोर वेटेज ऑफ पाउंड देन येन। ठीक है जी। अब ये स्टेटमेंट अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड हैं तभी इसके बारे में बता सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट यहां पर देखते हैं। अब ये थोड़ी एक तरीके का इनसाइट हम कह सकते हैं, थोड़ी क्या किस प्रकार की आपकी नॉलेज है एसडीआर से रिलेटेड, इस बास्केट से रिलेटेड, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि आपका रिव्यू किया जाता है कि इंश्योर कर सकें कि जो बास्केट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रिलेटिव वैल्यू ऑफ द करेंसी विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी, जिसके आधार पर अगर आप देखें जो सबसे पहली स्टेटमेंट है सिर्फ वही यहां पर करेक्ट है। अब रही बात बाकी 2 स्टेटमेंट्स की, तो उन्हें यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके आधार पर ए ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो जो रिसेंट चेंजेस यहां पर किए गए थे उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट उससे पहले एसडीआर क्या है, एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट यहां पर तैयार किया गया आईएमएफ द्वारा 1969 में, कि जो उनकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, ठीक है जी, उनको ये सप्लीमेंट कर सकें, जिसमें गोल्ड आता है, फॉरेन करेंसीज वहां पर आती है। तो उसके बाद एसडीआर भी आ गया, फिर आपका जो रिजर्व पोजीशन आईएमएफ की वो भी उसमें ऐड की जाती है। रिजर्व जो आपके एसेट्स रहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी भी एक बार हमने जो रिवीजन सीरीज 2022 की देखी थी, अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा बहुत उसे डेफिनेटली देखिए। ऐसा नहीं है कि वो जितने भी टॉपिक्स हमने वहां पर डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2022 के प्रीलिम्स के लिए हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहां पर इनके द्वारा ये क्रिएशन की गई। अब ये सर्व करता है एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ और जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसे डेफिनेटली वहां पर यूज करता है। बट ये ना ही करेंसी है ना ही क्लेम है, कि अर्थात अगर आईएमएफ ने किसी एक मेंबर नेशन को कुछ एसडीआर वहां पर एलोकेट किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर नेशन जाए और बोले कि जी हाँ ये रख लिए मेरे एसडीआर, मुझे इसके बदले पैसा दे दीजिए। ना ही ये क्लेम है ना ही करेंसी है, बट यहां पर इस एसडीआर को यूज किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है बाकी करेंसीज के लिए। एग्जांपल लेने की कोशिश कर लेते हैं कि मान लीजिए अफ्रीका का कोई देश है, ठीक है जी, वहां पर उन्हें किसी प्रकार की डेवलपमेंट वहां पर करनी है, या पेंडेमिक का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि वहां पर उनका जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं कोलैप्स कर चुका है, उन्हें पैसों की जरूरत है, उनके पास एसडीआर अवेलेबल हैं, वो डेवलप्ड नेशन के पास जाएंगे, अपने एसडीआर वहां पर उन्हें देंगे, डेवलप्ड नेशन क्या करेगा, उस हिसाब से जो उसकी वैल्यू चल रही होगी एक एसडीआर की डॉलर के हिसाब से, उसकी पेमेंट वहां पर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से इसका एक्सचेंज भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब आती है बात मुद्दे की जो करंट अफेयर ओरिएंटेड है, कि रिसेंट चेंजेस यहाँ पर क्या किए। तो यहाँ पर जो युआन की वेटेज थी, ठीक है जी, उसे यहां पर 12.28% बढ़ा दिया गया 10.92 से, और जो यूएस डॉलर की वेटेज थी वो भी यहां पर आपकी 43.38% तक पहुंचा दी गई, आपका जो पहले 41.73% था। अब इसमें जो आपका यूरो है, जापानीज येन है और जो ब्रिटिश पाउंड है, इनकी जो वेटेज थी यहां पर डिक्लाइन होगी। अब मेन मुद्दा आता है कि इसकी वजह से क्या इंपैक्ट देखने को मिला। तो बेसिकली जो आपसे स्टेटमेंट यहां पर पूछी गई थी कि ये येन और युआन के बीच में किस तरीके से चेंजेस वहां पर आए हैं, जी नहीं, जो अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहां पर देखें कि कौन सी करेंसी की कितनी वेटेज है, तो इसमें कोई चेंजेस यहां पर नहीं है। अभी भी यूएस डॉलर आपका सेकंड पे है, यूरो थर्ड पे है, युआन आपका यूरो सेकंड पे है, युआन आपका थर्ड पे है, येन फोर्थ पे है, पाउंड आपका फिफ्थ पे है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बस यहाँ पर जो उनकी वेटेज है उसमें स्लाइटली चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से जो बाकी करेंसीज हैं उनकी वेटेज में यहाँ पर कटौती हुई है। अब बेसिकली जो ये ऑब्जेक्टिव रखा जाए, जब एसडीआर बास्केट है, अब डेफिनेटली उसमें जो जितनी भी करेंसीज वहाँ पर डाली जाएंगी उनकी कितनी वेटेज है, उसी के आधार पर एसडीआर की वैल्यू भी वहाँ पर, एक एसडीआर की वैल्यू भी वहाँ पर डिटरमाइन की जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि पहली बात आपका इसका रिव्यू किया जाता है हर 5 साल में, या उससे पहले भी हो सकता है। अगर किसी प्रकार की
वहां पर कोई रेजोल्यूशन फॉरवर्ड कर दी जा सके कि हाँ जी इस तरीके से इसका रिव्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्जेक्टिव क्या है रिव्यू का, कि इंश्योर करना है कि जो बास्केट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द करेंसीज इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स। उसकी जो वैल्यू है अगेंस्ट यूएस डॉलर उसके हिसाब से कंपेयर करके नहीं देखेंगे। अब अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं और आपको नहीं पता था कि हाँ जी इस तरीके से क्या क्यों इसका रिव्यू किया जाता है, तो उसके आधार पर भी आप देख सकते हैं कि जो चाइना की जो आपकी युआन है उसकी वैल्यू पिछले कुछ महीनों में एटलीस्ट 2 से 3 महीनों में आपकी डिप्रिशिएट करती जा रही है। तो उसके बाद क्यों यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आईएमएफ द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जाएगा या नहीं, यहाँ पर पहल की जाएगी हाँ जी हम युआन की जो वेटेज है वो यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यूएस डॉलर के साथ उससे कंपेयर किया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि जो वर्ल्ड ट्रेडिंग और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें उसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पर बढ़ चुकी है। चाइना एक बहुत ही इमर्जिंग इकोनॉमी यहाँ पर सामने आ रहा है, सेकेंड रैंक वहाँ पर होल्ड करके बैठा है। यूएसए के बाद सिर्फ चाइना ही आपका एक सबसे बड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं इकोनॉमी यहाँ पर सामने आती है। तो डेफिनेटली उस तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी उनके द्वारा की जा रही हैं और उन ट्रेडिंग एक्टिविटीज की वजह से जो युआन की जो एक इंपॉर्टेंस है वो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल ट्रेडिंग इकोसिस्टम है वहां पर बढ़ती जा रही है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इसकी भी वेटेज यहां पर बढ़ाई गई थी। ठीक है जी, तो यही चीज आपको बताई गई कि जो भी हमने ट्रेड और फाइनेंशियल मार्केट में डेवलपमेंट्स देखी 2017 से 2021 के बीच में, उसी के आधार पर जो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उनके द्वारा ये डिसीजन लिए गए कि हम इसकी वेटेज यहां पर बढ़ाएंगे। तो ये अब आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है जी, तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया है इस क्वेश्चन को। बाकी सब चीजें तो यहां पर क्लियर ही हैं कि रिसेंट चेंजेस की वजह से किसी प्रकार के वहां पर चेंजेस नहीं आए थे और साथ के साथ जो एसडीआर बास्केट का रिव्यू जो वहां पर किया गया उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम उसको यूएस डॉलर के साथ कंपेयर करें। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेडिंग इकोसिस्टम है, जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें उस करेंसी की वैल्यू कितनी ज्यादा वहां पर बढ़ी है उस हिसाब से रिव्यू वहां पर किया जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखना है क्योंकि जो 2021 का हमने पेपर देखा, जो 2022 का बेसिकली हमने पेपर देखा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे जो दिखने में तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बट स्टेटमेंट्स आपसे बहुत ही तोड़ मरोड़ के वहां पर पूछी गई थी। तो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स के लिए बिल्कुल माइंड को तैयार कर लीजिए कि थोड़ा समय लगाना है, स्टेटमेंट को समझना है, फिर उस क्वेश्चन को वहां पर आंसर करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये जो आपको टर्म बताई गई है डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अब इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं कि कौन सी आपकी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इसे बहुत ही बेस्ट तरीके से यहां पर डिस्क्राइब कर रही है। तो उसी के चलते 3 स्टेटमेंट्स की फोर्थ आपकी नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन यहां पर दी गई थी। तो बेसिकली यहां पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, जब आपकी हाई ग्लोबल डिमांड रहे डॉलर्स की, जो कि अलाउ करती है यूनाइटेड स्टेट्स को कि बोरो करे एट लोअर कॉस्ट और एम्पलीफाई करे अपनी पावर को ऑफ इट सैंक्शंस, जिसके चलते हमने देखा भी यूएस सैंक्शंस भी वहां पर लगाता है। उसके अलावा सेकंड में कह रहे हैं कि यूएस डॉलर आपकी हाईएस्ट वेटेज है इन द फॉरेस्ट ऑफ ए कंट्री। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हाँ जी वहां पर डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो चुकी है। या फिर ऐसी सिचुएशन जहां पर जो मेजर कमोडिटीज है जैसे कि ऑयल हो गया, वो प्राइमरीली दे आर बॉट एंड सोल्ड यूजिंग यूएस डॉलर्स। तो 3 सिचुएशंस आपको दी गई हैं, बताइए कौन सी सिचुएशन में डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी यहां पर होगी। और अगर आपको लगता है इन तीनों में से किसी में भी नहीं होगी तो डी ऑप्शन यहां पर आप मार्क कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर आपने अगर डी ऑप्शन मार्क किए तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं ये सबसे बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, जो कि अगर हम हिस्ट्री को भी थोड़ा मद्देनजर रखें, किस तरीके से यूएस डॉलर जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एसेट वहां पर बन चुका है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो उसी को यहां पर बता रहा है कि डेफिनेटली जब हाई डिमांड आपकी चल रही है डॉलर्स की, तो उसके चलते यूएस डॉलर को वो अलाउ कर रहे हैं कि लोअर कॉस्ट पे वहां पर पैसा उधार ले सकते हैं और उनकी जो पावर है सैंक्शंस की उसे भी वहां पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा यूएस डॉलर की अगर हाईएस्ट वेटेज रहेगी फॉरेक्स में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगी। उसका मतलब यह है कि हाँ जी उनकी वहां पर यूएस डॉलर्स की उन्होंने अकोमुलेशन बहुत ज्यादा की है, इंडिया ने उस तरीके से वहां पर किया है, बट इंडिया की तो डॉलराइजेशन नहीं हुई इकोनॉमी की। फिर उसी के अलावा जब आपकी मेजर कमोडिटीज जो है ऑयल जैसे कि हो गया, दे आर बॉट एंड सोल्ड यूजिंग यूएस डॉलर्स, तो अभी भी फिलहाल बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है, बट वहां पर भी डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स तो होगी कि हाँ जी इनका मतलब यहां पर क्या हुआ। अब बात आती है कि डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है। अगर तो आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो अब इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जब लीगल अडॉप्शन हो यूएस डॉलर की या किसी भी और करेंसी की, अगर हम वहां पर बात कर सकते हैं एज अ सेकंड करेंसीज, किसी भी कंट्री की ओन डोमेस्टिक करेंसी को वहां पर रिप्लेस करते हो, कि मान लीजिए इंडिया में रुपए थे, उसे अब रिप्लेस कर दिया, अब सिर्फ डॉलर्स में ही यहां पर आप दुकान जा रहे हैं, आप डॉलर्स में वहां पर पेमेंट कर रहे हैं। तो
उसे हम कहेंगे कि उस इकोनॉमी की वहां पर डॉलराइजेशन हो चुकी है। तो यही कुछ कुछ चीजें हैं, यही ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में भी रखने। और न्यूज में भी आपका ये क्यों चल रहा था, क्योंकि आरबीआई की एक रिपोर्ट कह लीजिए, उसके आधार पर ये चीज सामने आई थी कि अगर क्रिप्टो करेंसीज का जो यूजेज है अगर बहुत ज्यादा बढ़ता गया, हर एक चीज वहां पर लेन देन अगर क्रिप्टो करेंसीज में हुआ, तो उसके चलते एक इनडायरेक्ट वे में डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी वहां पर हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि डेफिनेटली जो क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू जब हम वहां पर डिटरमाइन करते हैं या जो उसकी बैकिंग है, तो उसको यूएस डॉलर के कंपेयर में रखते हुए वहां पर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसकी अलग से कोई वैल्यू वहां पर डिटरमाइन हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक इथेरियम को वहां पर जब ग्लोबली वहां पर बात करते हैं तो ऐसा तो कहते नहीं कि एक इथेरियम आपके इतने बिटकॉइंस का है या बिटकॉइन आपका इस तरीके से एक बैकिंग वहां पर करेंसी बन चुकी। जी नहीं, बिटकॉइन की वैल्यू भी हम डिटरमाइन करते हैं यूएस डॉलर्स में ही। तो जैसे जैसे अगर उसका अडॉप्शन वहां पर बढ़ता जाएगा क्रिप्टो करेंसीज का, तो उसके चलते यहां पर इनडायरेक्ट वे में डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी वहां पर हो सकती है। तो बेसिकली यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है, कि जब भी किसी भी देश की जो करेंसी रहेगी उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा डॉलर के द्वारा, तो वहां जो जितना भी लेन देन हो रहा है, जितना भी ट्रेड हो रहा है, या जो भी आप कॉमन चीजें भी वहां पर खरीद रहे हैं वो भी डॉलर में खरीद रहे हैं, तो उसे हम डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी वहां पर कहेंगे। अब यहां पर कंट्री के पास ऑप्शन रहती है कि उन्हें चूज करना है कि खुद को डॉलराइज करना है नहीं करना है, बट इसके चलते जो भी मॉनेटरी या जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी के जो कंट्रोल्स रहेंगे वो उनके वहां पर कम हो जाएंगे, कि जो यूएस फेडरल रिजर्व वहां पर डिसाइड करेगा, जिस तरीके की पॉलिसीज उनके द्वारा वहां पर फॉलो की जाएंगी, उसी का ही असर उनकी इकोनॉमी में भी वहां पर देखा जाएगा। अब यूएस डॉलर जो आपका यूएस फेडरल रिजर्व है, वो डॉलर्स में अगर कोई भी किसी प्रकार के चेंजेस वहां पर लाना चाहता है, अपनी पॉलिसी में किसी प्रकार के चेंजेस लाना चाहता है, तो वो किसी और देश को मद्देनजर रखते हुए तो लाएगा नहीं। वो तो अपने देश को ही सोचेगा कि हाँ जी, हम इस तरीके से यहाँ पर अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी है या इस तरीके से हमें अकोमोडेटिव स्टांस यहां पर लेना है, वो तो अपने देश को ही फॉलो करते हुए सोचेगा। बट अगर किसी कंट्री ने डॉलर वहां पर अडॉप्ट कर लिया होगा तो डेफिनेटली वहां पर भी इंपैक्ट देखा जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं कि पनामा ने, ठीक है जी, 1904 में खुद को डॉलराइज कर लिया था, कि जो उनकी खुद की करेंसी थी बाल्बोआ, हालांकि अभी भी यूज होती है, बहुत ही स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए वहां पर यूज होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस के लिए वहां पर अभी भी आपका डॉलर ही एक तरीके से ऑफिशियल करेंसी की तरह वहां पर यूज किया जाता है। अब ये जो डिसीजन लिया गया था, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज थे उनके यूएस के साथ, तो उसके चलते यहां पर इनके द्वारा डिसीजन लिया गया। अब बेसिकली इसका मतलब यही नहीं है कि दोनों देशों में फिर सेम इन्फ्लेशन रेट्स रहेंगे। जी नहीं, पनामा और यूएस के अलग अलग इन्फ्लेशन रेट्स रहेंगे। जैसे कि अगर आप इंडिया में ही बात करें, अलग अलग रीजन्स में ही अगर आपकी रुपी ही वहां पर रुपी के माध्यम से ही आप चीजें खरीद रहे हैं, तब भी अलग अलग रीजन्स में अलग कमोडिटीज के डिफरेंट प्राइसेस हम वहां पर विटनेस करते हैं। वैसे आपको यहां पे बताया गया अगर डैलस और न्यूयॉर्क में भी आपके अलग अलग तरीके की इन्फ्लेशन वहां पर विटनेस करेंगे, तो वैसे ही पनामा और यूएस में भी अलग अलग लेवल्स की इन्फ्लेशन वहां पर रहेंगी। बट जब भी एक कॉमन करेंसी आपकी यूज की जाएगी दोनों ही देशों में, तो एक वहां पर एक टेंडेंसी रहेगी टू कीप प्राइसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडेड गुड्स क्लोज टू द लेवल्स ऑफ द सेम गुड्स, जो कि आपके यूएस में वहां पर किए जा रहे हैं, कि उसी लेवल्स पे किए जाएंगे, कि जो ट्रेंड हम वहां पर विटनेस करेंगे इन्फ्लेशन का, तो वो ऑलमोस्ट यूएस की जो हम इन्फ्लेशन रहेगी उसी के हिसाब से मिलता जुलता ट्रेंड वहां पर देखा जाएगा। तो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका, क्या है डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन यहां पर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स पूछे गए थे, बताना था कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। 5 ऑप्शंस आपको यहां पर दी गई थी, 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए थे। पहले में कह रहे हैं कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इंडिया की, हाँ जी यहां से पैसा आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी इंडियन इकोनॉमी में। हाँ जी, अगर पैसा यहां से निकल रहा है, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं अपना पैसा यहां से निकाल के यूएस के मार्केट्स में वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई है नहीं तो प्राइस तो वहां पर बढ़ेगा ही डॉलर का, जिसके चलते रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो वहां पर बढ़ता जाएगा, कि हाँ जी उतनी पेमेंट वहां पर नहीं हो पा रही है, उस तरीके से हमारा जो इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, डेफिनेटली उसका भी इंपैक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑन नॉन एसेंशियल गुड्स, अब ये बेसिकली उल्टा इफेक्ट, बेसिकली ये जो स्टेप यहां पर या ये जो फैक्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि जो डेप्रिसिएशन हो रही है रुपये की उसको काउंटर कर सकें, कि हम अब सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल गुड्स का ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हम यहां पर मिनिमाइज कर सकें। उसके अलावा जो हम बात करें राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस जो यहां पर हैं, तो डेफिनेटली उसके चलते प्राइसेस वहां पर बढ़ेंगे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वहां पर बढ़ेगा, इंपोर्ट की वैल्यू जो वहां पर रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। उसके अलावा जो डॉलर रुपी ऑक्शन जो वहां पर किए जा रहे हैं आरबीआई के,
तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके चलते यहाँ पर हम इस डिप्रिसिएशन को कंट्रोल कर पाएंगे या उसकी जो ट्रांजिशन है उसे यहाँ पर स्मूथ कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी जो थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन है ये आपकी इनकरेक्ट है, उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पर जो ऑप्शन थी बिल्कुल करेक्ट थी और उसी के आधार पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं कि ऑल टाइम लो हमने 77.81 का विटनेस कर चुके हैं अगेंस्ट द डॉलर। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है जिसके चलते हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वहां पर बढ़ रहा है, बहुत महंगी चीजें हमें वहां पर इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, डॉलर इंडेक्स वहां पर स्ट्रेंथन हो रहा है कि हाँ जी जो आपकी एशियन इकोनॉमी है जो कि बहुत ज्यादा चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेबल रहती है, बट चाइना में अभी आपका बहुत सारे सिटीज में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, उस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही जिसके चलते आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो वहां पर स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि उसकी डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यूएस फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन रहेगा कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी है, इंटरेस्ट रेट्स का हाइक हम वहां पर विटनेस कर रहे हैं जिसके चलते जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा हमारी मार्केट से पुल आउट कर रहे हैं और जो आपकी हाई यील्डिंग इस तरीके की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि आपकी यूएस इकोनॉमी होगी या यूएस मार्केट्स होगी तो वहां पर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कॉस्ट जो यहां पर बढ़ रही है, ग्रोइंग करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ रहा है, डेफिनेटली इसके चलते भी हमारे रुपये के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से वो और ज्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ये फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। तो आई होप आपने सभी ने ही बहुत अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट किया हो। पहला सेशन था थोड़ा लंबा था क्योंकि काफी सारी बातें भी यहाँ पर करनी थी, आगे से हम थोड़ी ये बातें थोड़ी लिमिटेड करेंगे, बट आइडिया बिल्कुल सिंपल सा रखना है कि 2023 का जो ऑब्जेक्टिव है डेफिनेटली दिन के ये जो आपके 15 से 20-25 मिनट जो भी निकल रहे हैं ये डेफिनेटली इस इनिशिएटिव को यहाँ पर देने हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप वहां पर गेन कर सकें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और साथ के साथ आपको एक क्लियर पाथ भी वहां पर मिले कि अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो आपको एक इंडिकेशन भी वहां पर मिलेगी इस इनिशिएटिव से कि जी हाँ मैं इन क्वेश्चंस में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मेरा ज्योग्राफी अच्छे से नहीं जा रहा है, कि वहां पर मैं हिस्ट्री क्वेश्चंस में थोड़ा गेस उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे पता नहीं लग रहा कौन सी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। तो वो सभी चीजें यही इनिशिएटिव आपको फीडबैक के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और वहीं जब हम 2023 की ही पूरी बात कर रहे हैं तो ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उन्हीं में से एक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है स्लीपी क्लासेस का सोशियोलॉजी कोर्स, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। 3 तरीके के कोर्सेज यहाँ पर तैयार किए गए हैं, एक आपका विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, एक आंसर इवैल्यूएशन और एक आपका मेंटरशिप। बट मेंटरशिप में जो एनरोलमेंट है वो आपके टेस्ट बेसिस पर ही यहाँ पर की जाएगी। सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ मेंशन है। जो भी आपकी क्वेरीज रहें टोल फ्री नंबर आप यहां पर देख सकते हैं, इजीली उस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहां पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव अपने क्लियर कर लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए 2023 के लिए। लंबी जर्नी होने वाली है, डेफिनेटली यहां पर 100% एफर्ट यहां पर मारना है। शॉर्ट टारगेट्स, अपने वीकली टारगेट सेट कीजिए ताकि आप उन टारगेट्स को अचीव करें तो आपको भी अच्छा लगे। लंबे टारगेट सेट करेंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे तो टाइम भी बहुत ज्यादा उसमें लगेगा और फिर भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वहां पर फील नहीं हो पाएगी। तो शॉर्ट टारगेट से शुरुआत कीजिए ताकि आपकी जो जर्नी है ये और ज्यादा स्मूथ हो और आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा strengthen हो सके। So that will be all the very best and have a good preparation.